हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एग्जाम वाला में। आज हम एनटीपीसी ग्रुप डी एवं एएलपी सीबीटी 1 एवं सीबीटी 2 में पूछे गए बायोलॉजी के 100 प्रश्नों का यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि हेमेटोलॉजी में जो है किसका अध्ययन किया जाता है। हेमेटोलॉजी में है जो रक्त का अध्ययन किया जाता है, यानी ब्लड का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है डेंड्रोलॉजी में झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। टिश्यू कल्चर में कृत्रिम माध्यम से ऊतकों का संवर्धन टिश्यू कल्चर कहलाता है। विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, मॉर्फोलॉजी क्या है। मॉर्फोलॉजी क्या है? इसमें जीव की आकृति एवं उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन इसमें किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर कि किसमें मनुष्य का अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी यानी एंथ्रोप मतलब होता है मानव और लॉजी मतलब होता है टू स्टडी यानी अध्ययन। ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी में मनुष्यों का अध्ययन किया जाता है। आर्कियोलॉजी में पुरातत्व संबंधी विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। इक्तियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोलॉजी में झाड़ियों का अध्ययन किया और डेंड्रोकोलॉजी में पुरुष स्वास्थ्य से संबंधित चिकित्सा व्यवस्था की अध्ययन किया जाता है। इसमें 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि जंतु विज्ञान की किस शाखा का संबंध मानव जाति के समाज शास्त्र से अध्ययन से गहरा संबंध है। तो ये है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग बताएं कि मनुष्यों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। निषेचन, विकास, विभाजन एवं विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जानते हैं? तो भ्रूण विज्ञान के नाम से हम लोग जानते हैं। निषेचन, विकास एवं विभाजन के अध्ययन को किस नाम से जानते हैं? तो भ्रूण विज्ञान के नाम से जानते हैं। ठीक है। फिजियोलॉजी में क्या किया जाता है? तो शरीर के क्रिया विज्ञान एवं कार्यकी का अध्ययन किया जाता है। अनुवांशिकी में किसका अध्ययन किया जाता है? अनुवांशिकता तथा जीवों के विभिन्नताओं का अध्ययन इसमें अनुवांशिकी में किया जाता है। ठीक है। क्रम विकास अनुवांशिक लक्षणों पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन के अध्ययन को क्रमागत उन्नति कहते हैं। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि पौधे में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिसमें पौधा विरोध करते हैं या संक्रमण के सामना करते हैं उसको क्या कहते हैं? फाइटोपैथोलॉजी। फाइटोपैथोलॉजी में क्या हो जाता है? जैसे पैथोलॉजी में मनुष्यों का अध्ययन किया जाता है, मनुष्य के टिश्यू का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। ठीक है। तो जैसे मनुष्य दिखाने जाता है तो पैथोलॉजिस्ट से दिखाता है, और वही जो है पेड़ पौधे के जो देखते हैं डॉक्टर, उसे फाइटोपैथोलॉजिस्ट कहा जाता है। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव के अध्ययन एवं मृदा विकास विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो एडाफोलॉजी। एडाफोलॉजी के अंतर्गत मृदा विज्ञान यानी मृदा के प्रभाव का अध्ययन, यानी जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव के अध्ययन एडाफोलॉजी कहलाता है। ठीक है। एडाफोलॉजी का तो हो गया कि जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन एडाफोलॉजी। एंड्रोलॉजी क्या कहता है? मनुष्य में बांझपन एवं यौन रोग के अध्ययन को एंड्रोलॉजी कहा जाता है। एग्रोबायोलॉजी कृषि में पौधे का पोषण तथा जीवन के अध्ययन एग्रोबायोलॉजी कहलाता है। डेस्मोलॉजी में एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायु बंध का अध्ययन डेस्मोलॉजी कहलाता है। ये सभी क्वेश्चन एनटीपीसी, एएलपी इत्यादि में पूछे गए हैं, इसलिए सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इसे आप लोग याद करें। 8 नंबर क्वेश्चन कि शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जिसमें पुरुषों के विशिष्ट रोगों का अध्ययन किया जाता है? तो वो हो जाएगा एंड्रोलॉजी, यानी कि पुरुष रोग में अभी तक ऊपर पढ़े थे आप एंड्रोलॉजी में पुरुष बांझपन यानी यौन रोगों का अध्ययन इसमें किया जाता है। ठीक है। एक इसमें क्वेश्चन है डेस्मोलॉजी। ये शरीर रचना के अंतर्गत स्नायु बंध के अध्ययन को डेस्मोलॉजी कहा जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि चिकित्सा विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसके अंतर्गत यकृत के उपचार का अध्ययन किया जाता है? यानी यकृत के उपचार का अध्ययन हेपाटोलॉजी कहलाता है। हेपेटोलॉजी
हेपेटोलॉजी यकृत का उपचार के अध्ययन को क्या कहते हैं? हेपेटोलॉजी। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जेडिएटिक्स किसे कहा जाता है? तो ये बुजुर्गों के अध्ययन को कहते हैं जेडिएटिक्स। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? वर्गीकरण विज्ञान। यानी जीवों के जो वर्गीकरण किया गया यानी क्लासिफिकेशन इसका इंग्लिश में कहा जाता है। ठीक ना, तो इसका जो वर्गीकरण किया गया है कि वर्गीकरण विज्ञान के अंतर्गत पढ़ा जाता है। कार्नस लिंनेस ने 1735 में सिस्टमा नेचुरली नामक पुस्तक में इसका वर्णन किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? जंतु विज्ञान जो है वह जानवरों का अध्ययन है। जंतु विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? जंतु यानी जानवर यानी एनिमल। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावना से संबंधित है उसको क्या कहते हैं? एक्सोबायोलॉजी। उसको क्या कहते हैं? एक्सोबायोलॉजी। ठीक है, यानी पृथ्वी यानी धरती से ऊपर है, यानी धरती से ऊपर जो मौजूद जीवन है उसके अध्ययन के लिए एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है। इनमें से बताना है कि जो बानर या वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन मानव जाति जैसे जो प्रजाति है बंदर, मानव, वनमानुष, चिंपैंजी इत्यादि के व्यवहार के अध्ययन किसके अंतर्गत आता है? प्राइमेटोलॉजी। ठीक है, प्राइमेटोलॉजी के अंतर्गत आते हैं बानर, चिंपैंजी, वनमानुष इत्यादि। अगला क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर कि कौन सी मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है? अर्केनोलॉजी। अर्केनोलॉजी के अंतर्गत क्या आता है? मकड़ियों का अध्ययन अर्केनोलॉजी के अंतर्गत आता है। ठीक है, वो एंथ्रोपोलॉजी मानव संस्कृति या सभ्यता का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। एपिकोलॉजी, इसमें एपिकोलॉजी में क्या होता है? एपीकल्चर जिसे कहा जाता है मधुमक्खी कल्चर मतलब होता है खेती या पद्धति। ठीक है, तो एपिकोलॉजी में मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है। कल्चर में मतलब पाला जाता है उसको। ठीक है, साइनोलॉजी। साइनोलॉजी में होते हैं कुत्तों के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइनोलॉजी। ये लूसेंट में नहीं दिया गया है। ठीक है, इसलिए इसको आप याद कर लेंगे। कुत्ते के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइनोलॉजी। एपिकोलॉजी मधुमक्खियों यानी एपी मतलब होता है मधुमक्खी। सारोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है सारोलॉजी, इसमें छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। कीट पतंगों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं तथा सांपों के अध्ययन को सर्पेटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन से दस्तावेज मानव विज्ञान एवं संस्कृति को चित्रित करते हैं? तो ये मानव से रिलेटेड है। तो एंथेनोग्राफी यानी जो चित्रण किया जाता है, चित्रण के लेख को जो दर्शाता है तो उसको ग्राफी यानी लेखन वाला काम ग्राफी से होता है ना, एथेनोग्राफी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अर्निथोलॉजी। अर्निथो मतलब होते हैं पक्षी, यानी पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, एंटेमोलॉजी में क्या होता है? कीट पतंगों के अध्ययन एंटेमोलॉजी कहलाता है। हर्पेटोलॉजी में क्या होता है? हर्पेटो मतलब होता है उभयचर, जो जल एवं स्थल में रहते हैं उसको हर्पेटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, जैसे सांप हो गया, मेढक हो गया, कछुआ हो गया, ये सब उभयचर है, जो जल एवं स्थल दोनों पे रहते हैं। इसके 3 हृदय होते हैं। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि प्राचीन काल के जानवरों, पौधे एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों एवं चिन्हों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसको कहेंगे हम लोग ऑप्शन नंबर सी यानी जीवाश्म विज्ञान। ऑप्शन नंबर सी यानी क्या? जीवाश्म विज्ञान। यानी इसे कहते हैं जीवाश्म विज्ञान को पूछ देता है कि जीवाश्म विज्ञान नहीं देके वहां देगा पेलिएंटोलॉजी, पेलिओटोलॉजी। ठीक है ना, तो पेलिएटोलॉजी याद करेंगे। जीवाश्म विज्ञान को पेलिओटोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, औषधि विज्ञान को फार्माकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? पादप यानी पेड़ पौधा, यानी इसमें पौधे का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आर्केनोलॉजी में ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑन्कोलॉजी में
किस बीमारी का अध्ययन किया जाता है? ऑन्को मतलब होता है कैंसर, कैंसर से संबंधित यह रोग है, उसको ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कवक विज्ञान क्या है? कवक यानी कि कुड़मुत्ता, जो आप देखते हैं कि जब घर में काई उई लग जाता है या नमी वाले स्थान पे हरे हरे के जगह के ऊपर व्हाइट व्हाइट जो फफूंद आ जाते हैं, उसे कुकुड़मुत्ता का अध्ययन कहते हैं। ठीक है, कुकुड़मुत्ता का अध्ययन भी कहा जाता है, इसे हिंदी में कुकुड़मुत्ता कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी मतलब क्या होता है? माइकोलॉजी मतलब कवक, अब फाइकोलॉजी मतलब सवाल होता है। ठीक है, तो माइको मतलब क्या होता है? कवक, यानी कवक का अध्ययन इसमें होगा। अनेरियोलॉजी, अनेरियोलॉजी में क्या होता है कि अनेरियोलॉजी, अनाड़ी व्यक्ति बहुत सपना देखता है। ठीक है, तो अनेरियोलॉजी में किसका होगा? सपनों का अध्ययन होता है। ठीक है, तो अनेरियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? सपनों का। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर जो है यह रेशम कीट पालन से संबंधित है। सेरी जो है रेशम कीट पालन, सेरी मतलब क्या होता है? रेशम, रेशम कीट पालन से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी में क्या होता है कि जब किसी को सांप काट लेता है तो टॉक्सिन कहता है कि टॉक्सिन, शहर के सांप के बीच में बहुत ज्यादा टॉक्सिन होता है। ठीक है, तो टॉक्सिन मतलब होता है जहर। ठीक ना, तो टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? जहरों का अध्ययन होता है। टेक्सोनॉमी में किसका अध्ययन होता है? जैव विविधता। टेक्सोनॉमी में किसका होता है? जैव विविधता का अध्ययन किया जाता है टेक्सोनॉमी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसमें एक क्वेश्चन और अच्छे हैं कि जो आधुनिक वर्गीकरण के न्यू कार्नस लिनियस ने दिए थे, जिसने पादप जगत एवं जंतु जगत में बांटा था। ठीक है, इनके पुस्तक का नाम है सिस्टमा न्यूचुरा, ये बहुत भी आता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि प्रथम शब्द वंश का होता है और दूसरा शब्द जाति का होता है। जब एनटीपीसी का सेटअप मारिएगा तो उसमें ये क्वेश्चन आया है। ठीक ना, और एनटीपीसी सीबीटी 2 में भी ये क्वेश्चन आया है कि पहले किसका होता है और बाद में किसका होता है। तो पहले वंश का होता है और बाद में जाति का होता है। ठीक है ना, जीवाश्म के अगला क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर, जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जीवाश्मों के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, जीवाश्मों के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि बायो सिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है? बायो सिस्टमैटिक्स का उद्देश्य यह है कि अध्ययन के सभी क्षेत्रों में विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास एवं उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। बायो सिस्टमैटिक्स में क्या होता है? जीवों का वर्गीकरण से ही संबंधित है। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऊतक विज्ञान। ऊतक विज्ञान, ऊतक को कहते हैं टीसू, टीसू, टीसू। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इकोलॉजी। जानवरों और उनके पर्यावरण से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है? इकोलॉजी। कोशिका सिद्धांत, अब आते हैं चैप्टर नंबर 2, कोशिका सिद्धांत, सिद्धांत संरचना एवं कार्य। ठीक है, इधर है कि निम्नलिखित में से अर्धसूत्र के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है ना, तो अर्धसूत्र जो जानते हैं 2 चरण में होता है। ठीक है ना, अर्धसूत्र के दौरान जनन कोशिका 3 जीन परिणाम कोशिका में मिश्रित हो जाते हैं। जनन ग्रंथि में अर्धसूत्रण युग्मक का उत्पादन के लिए होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 33 नंबर, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो नाभिक। कोशिका का मास्टर किसे कहा जाता है? तो नाभिक को कहा जाता है। ठीक है, नाभिक को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। नाभिक कोशिका में डीएनए की ब्लूप्रिंट अवयव अपने में समाहित रखता है, यानी कि डीएनए के ब्लूप्रिंट किस में समाहित रहता है? तो नाभिक में। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो नाभिक है। अभी ऊपर क्वेश्चन पढ़े थे वही क्वेश्चन रिपीट किया गया है। ठीक है, किस कोशिका को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है?
प्रोटीन कारखाना किसे कहता है? कोशिका का प्रोटीन कारखाना किसे कहा जाता है? राइबोसोम को जो है कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है। कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाई जाती है? लाइसोसोम जो है वो केवल पशु कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, लाइसोसोम जो है केवल पशु कोशिका में पाया जाता है, न कि पादप कोशिका में। ठीक है, लाइसोसोम की खोज सर्वप्रथम डी दुबे ने 1955 में किया था। ठीक है, इसमें जो होते हैं साइटोप्लाज्म में स्थित प्रोटीन एवं लिपिड एवं कार्बोहाइड्रेट का पाचन ये करता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। कोशिकांग केवल पशु के कोशिका में पाया जाता है। कौन? लाइसोसोम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहते हैं? तो कोशिका को ही कहा जाता है। कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक ने कब किया था? 1665 में। ठीक है, कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण का कार्य कौन करता है? तो करते हैं राइबोसोम। कोशिका के अंदर जो है प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? राइबोसोम। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली कहा जाता है तथा रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता था। किसने कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। अगला क्वेश्चन है शरीर में चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें केवल समसूत्रण विभाजन का प्रयोग। अगर किसी मनुष्य को चोट लग जाता है, कट जाता है, तो देखते हैं कि कुछ ही देर के बाद वह मतलब कि फिर से जुड़ जाता है। तो किसके कारण होता है? उस समसूत्रण के कारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इसमें जो है ये कोशिका भित्ति और एटीपी, ठीक है, ये क्वेश्चन अपवादित है। ठीक है, इसका आंसर आरआरबी बोर्ड ने नहीं दिया था, लेकिन कोशिका भित्ति आप अंदाजा लगा सकते हैं। कोशिका भित्ति जो होते हैं वो पेड़ पौधे में होते हैं। ठीक है, ए और दूसरा जो है ए का बी हो जाएगा। ठीक है, कोशिका भित्ति जो है पेड़ पौधे में होते हैं, ए के बी। ठीक है, और दूसरा एटीपी जो है, एटीपी का निर्माण किस में होता है? जानवरों में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एटीपी का निर्माण यानी किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया किस में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया मनुष्य में होते ही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन है? तो बी। एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन है? तो बी यानी न्यूरॉन। मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? न्यूरॉन। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन है कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? तो जल। सबसे अधिक कोशिका में क्या होता है? तो जल होता है। हमारे शरीर में सबसे अधिक क्या होते हैं? जल होते हैं। ठीक है, जल की मात्रा कितनी होती है? 65 से 80%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पे लागू नहीं होता है? तो कोशिका सिद्धांत जो है वो लगता है विषाणुओं पे लागू नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, विषाणुओं पे लागू नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है और डीएनए को गुणसूत्र। ठीक है, डीएनए में गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, सही है। अगला क्वेश्चन है कोशिका का कार्यात्मक प्रक्रिया का नियंत्रण कौन करता है? ठीक है ना, क्वेश्चन फंसाने के लिए देता है, प्र लगा दिया है। ठीक है, तो कोशिका को कार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो केंद्रक करता है। ठीक है, केंद्रक करता है। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, समसूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल गुणसूत्रों के मध्य रखा जाता है। तो वो मेटाफेज कहलाता है। ठीक है, वह मीठा उस चरण का नाम बताना है जिसमें विभाजित सेल गुणसूत्रों के मध्य रखा जाता है, तो वो कहलाता है मेटासेल, मेटाफेज। ठीक है, अब आते हैं पादप कोशिका में। पौधे में पाए जाने वाला नीला, बैगनी, लाल फ्लोराइड फ्लेवोनोइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होते हैं? तो एंथोसाइनिन के कारण। जो नीला, पीला, बैगनी इत्यादि जो कलर आते हैं पेड़ पे, ये एंथोसाइनिन के कारण आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
कि कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो पादप में जो होते हैं क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक होते हैं, जबकि मनुष्य में हरित लवक नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए। कौन सा घटक पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है? तो क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल पत्तियों का रंग हरा प्रदान करता है और प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोप्लास्ट वर्क करता है। 49 नंबर क्वेश्चन है, पौधे में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बनिक कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? सेलुलोज। सेलुलोज से ही क्या कागज बना होते हैं, कपड़े बने होते हैं, सब इत्यादि सेलुलोज से ही बनते हैं। ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन, उत्तक क्या होता है? ठीक है, उत्तक क्या होता है? तो उत्तक जो है वे कोशिका जो मूल रूप से दिखने एवं कार्य करने के में समान होते हैं, वे कोशिका जो मूल रूप से दिखने एवं कार्य करने में समान होते हैं, उत्तक कहलाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उन कोशिकाओं के समूह को जिनके उत्पत्ति एवं संरचनात्मक समान होते हैं, जो एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषताएं प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए शरीर के मांसपेशियों की कोशिका उन मांसपेशियों को बनाती है जो शरीर के गति से संबंधित हैं, उसको क्या कहा जाते हैं? उसे टिश्यू। ठीक, इतना बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, पढ़ने में 1 मिनट लग जाएगा इसका वहां पे। ठीक है, लेकिन इसका आंसर जो है उत्तक होते हैं, कोशिका यानी टिश्यू। रक्त एवं हड्डी का उदाहरण क्या है? ये संयोजी उत्तक होते हैं। रक्त एवं हड्डी जो है ये संयोजी उत्तक है। रक्त एक प्रकार का क्या है? संयोजी उत्तक है। ऑप्शन नंबर बी। रक्त क्या है? एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुंह की परत खाली स्थान से बनी होती है। ठीक है, यानी कि पपड़ीदार उपकला उत्तक से बने होते हैं, जिसे स्क्वेमाउस एपिथेलियम कहा जाता है। ठीक है, स्क्वेमाउस एपिथेलियम या पपड़ीदार उपकला कहा जाता है, मुंह की परत बनी होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? तो ऑप्शन नंबर सी, त्वचा जो है सबसे बड़े होते हैं, जिसे वातावरण, जो शरीर का बाह्य आवरण होता है उसे वातावरण या एपिडर्मिस कहा जाता है। शरीर का काला रंग यानी शरीर का जो रंग होते हैं वो किससे निर्धारित होते हैं? मेलानिन से। जिसमें मेलानिन कम होंगे वे कोढ़ होंगे, और जिसमें मेलानिन की संख्या अधिक होगा वो काला होगा। ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, त्वचा के नीचे एवं आंतरिक अंगों के बीच कौन सा उत्तक होता है? तो वसा उत्तक होता है। त्वचा के नीचे एवं आंतरिक अंगों के बीच कौन सा उत्तक होता है? तो वसा उत्तक होता है। ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य में एक संयोजी उत्तक के उदाहरण को पहचानिए। मनुष्य में संयोजी उत्तक के उदाहरण है हड्डी और रक्त। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक संयोजी उत्तक है? तो इसमें हड्डी एवं रक्त बताए हैं, तो इसमें हड्डी दिया हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 60 नंबर, हमारे शरीर की हड्डियों में कौन सा उत्तक पाया जाता है? ये आते हैं संयोजी उत्तक। इसको आप लोग याद कर लें, एकदम निश्चित आएगा ही आएगा इस बार ग्रुप डी एवं RRB, NTPC, ALP इत्यादि में। ठीक है। कौन सा पशु उत्तक नहीं है? तो पशु उत्तक नहीं है कैसे? इसमें तो सब है ये है। ठीक है, इसमें तो सब पशु में होता है, यानी पशु में या जानवर में या मनुष्य में तो पेशीय उत्तक, उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक एवं तंत्रिका उत्तक होती ही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तक हमारे मुंह की आंतरिक स्तर बनता है। सर, ये अभी हाल ही में क्वेश्चन पढ़े थे ऊपर कि मुंह का आंतरिक स्तर बनता है सर स्क्वेम एपिथेलियम के कारण। ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम किसमें मौजूद होता है? तो त्वचा के अंदर या त्वचा के बाहर कौन सा उत्तक होता है, जिसे एपिथेलियम तो कहा जाता है, लेकिन एपिथेलियम के आगे लगा होगा पपड़ीदार एपिथेलियम उसको कहेंगे, या उपकला कहेंगे, पपड़ीदार उपकला, या स्क्वेमस एपिथेलियम कहेंगे। ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तक में मैट्रिक्स होते हैं एवं कोशिका में क्या होता है? उत्तक में मैट्रिक्स होते हैं एवं कोशिका में
संयोजी होते हैं, संयोजी मैट्रिक्स होते हैं, संयोजी ऊतक में मैट्रिक्स होते हैं एवं कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगला क्वेश्चन है कि रक्त एक संयोजी ऊतक है। पेशीय ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मानव शरीर की त्वचा सबसे बाह्य परत क्या कहलाती है? एपिडर्मिस कहलाती है। एपिडर्मिस सी है। ये क्वेश्चन बहुत आ चुका है पहले भी। 68 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा है? तो एपिडर्मिस कहलाता है। संयोजी ऊतक कौन सा नहीं है? तो रक्त है, उपास्थि, इसमें हड्डी है। ठीक है, एपी संयोजी ऊतक न है, इसमें जो होगा ए जो है नहीं है, तंत्रिका कोशिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ये जो ऊतक होते हैं ये अस्थाई होते हैं या अस्थाई होते हैं या नियमित होते हैं? तो ये जो ऊपरी ऊतक जो होते हैं फेफड़ों के स्क्वैम्स एप्थिलियम ऊतक फेफड़ों के अलवेली एवं जानवरों के अन्य हिस्से में पाए जाते हैं एवं संकुचन एवं और विश्राम होता है, अस्थाई होते हैं। ठीक है, अस्थाई नहीं होता है ये लोग। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन, किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बना होता है? तो अधिचर्म कोशिका से। किस प्रकार के कोशिका से त्वचा बना होता है? तो अधिचर्म कोशिका से, यानी ऑप्शन नंबर 1। 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ऊतक में पाए जा ऊतक के प्रकार ग्रंथि, खाली स्थान जो है कौन सा ऊतक प्रकार ग्रंथि बनाते हैं? तो एप्थिलियल ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाती है। एप्थिलियल ऊतक के प्रकार जो हैं वो ग्रंथियां बनाती है। 73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि जंतु कोशिका में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए आयात फलकी एप्थिलियम इसकी आंतरिक परत का निर्माण करती है। ये ऑप्शन नंबर 1 होगा। 74 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एप्थिलियम ऊतक एक प्रकार का ग्रंथीय ऊतक का निर्माण करती है। हिस्टामिन का स्रावक कोशिका संयोजी ऊतक में पाया जाता है। हिस्टामिन का स्राव किस कोशिका द्वारा होता है? तो संयोजी ऊतकों के द्वारा होता है। अवकाशोतक जो है ये जो है त्वचा एवं मांसपेशियों के बीच एक पूरक ऊतक का निर्माण करता है। त्वचा एवं मांसपेशियों के बीच एक पूरक ऊतक का निर्माण करता है। निम्नलिखित में से लाल संवहनीय संयोजी ऊतक रुधिर कहलाता है। लाल क्या होता है? रुधिर, ब्लड लाल होता है तो रुधिर। ठीक है, लाल संवहनीय संयोजी ऊतक रुधिर कहलाता है। ऊतक जो है कौन से ग्रंथियों का निर्माण करता है? वाहिका ऊतक जो है ग्रंथिया का निर्माण करती है और वाहिका ग्रंथिया जो है ऊतक का निर्माण करती है। जाइलम एवं फ्लोएम उत्तल संवहन पुल बनाते हैं। कौन सा ऊतक जो है वो संवहन पुल बनाते हैं? जाइलम एवं फ्लोएम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 78 नंबर, फ्लोएम वाहिका के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर बना है। फ्लोएम वाहिका के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी के साथ मिलकर बना है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर एवं मजबूत बनाता है? स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 82 नंबर, कौन सा पौधे का बाह्य त्वचा कार्य नहीं है? पौधे का बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है प्रकाश का संश्लेषण करना। प्रकाश संश्लेषण का कार्य किसका है? पत्तियों का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार एवं क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को विभेदन कहा जाता है। तो अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना एवं आकार एवं प्रक्रिया के अपनाने की प्रक्रिया को विभेदन कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कोशिकाओं स्थूल कोण ऊतक की जो कोशिकाएं कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है जिसे कालेनेकाइमा कहा जाता है। किसकी कौन सी कोशिका के कोने पे अनियमित मोटाई होती है? तो क्लेनेकाइमा, स्थूल कोण ऊतक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि क्लोनेकाइमा के ऊतक में कोशिकाएं जीवित एवं लंबी एवं कोने पे अनियमित रूप से मोटी होती है। सीब, ट्यूब एवं सह कोशिका मुख्य रूप से
पौधे के भोजन के लिए उत्तरदायी है। यह एनटीपीसी सीवीटी 2 का जब आप सेट मारिएगा प्लेटफॉर्म का तो उसमें ये क्वेश्चन मिलेगा आपको, पौधे में भोजन। ठीक है, पौधे में सीबी ट्यूब का प्रयोग सह कोशिका का मुख्य रूप से किसके संचरण के लिए होता है? पौधे में भोजन के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लिग्निन के जमाव के कारण दृढ़ ऊतक की कोशिका भित्ति मोटी हो जाती है। किसके जमाव के कारण जो दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं जो होती हैं, दृढ़ ऊतक किसमें पाया जाता है? पेड़ पौधे में मोटी हो जाती है लिग्निन के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प तने एवं जड़ों के शीर्ष में पाया जाता है? शीर्ष में जो है पेड़ एवं पौधे के शीर्षीय विभोजियोतक यानी शीर्षीय विभोजियोतक पाए जाते हैं, जो शीर्ष पौधे के शीर्ष स्थान पे पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 89 नंबर, किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है? अस्करेलेने काइमा, अस्करेलेने काइमा में पाई जाती है। ठीक है, लिग्निन के कारण अस्करेलेने काइमा कोशिका की दीवार मोटी होती है। किसके कारण से? अभी बताए थे कि पेड़ पौधे के जो ऊपरी परत मोटी होती है, किसके कारण होती है? लिग्निन के कारण। कौन सा सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? तो इसमें जाइलम जो है वो सरल अस्थायी ऊतक नहीं है, जाइलम जमीन के नीचे पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? तो जाइलम। कौन एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? तो जाइलम कोरोलोना काइमा है, शिशिष्ट विभोजी ऊतक है, केबियम भी है, ये ऊपर पाए जाते हैं शिशिष्ट विभोजी ऊतक। आपका क्वेश्चन है 93 नंबर, पौधे का कौन सा हिस्सा पानी एवं खनिज का परिवहन करता है? तो जाइलम। पानी एवं खनिज के परिवहन कौन करता है? तो जाइलम। कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिका का बना होता है? तो जाइलम। कौन सा ऊतक जो है मृत कोशिका का बना होता है? तो जाइलम। ठीक है, 95 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा ऊतक पानी का संवहन करता है? तो रंध्र। कौन सा ऊतक जो है पानी का संवहन करता है? पानी का संवहन जो करता है वो करता है जाइलम। ठीक है, पानी का संवहन, पानी एवं खनिज पदार्थों को पेड़ पौधे में पानी एवं खनिज पदार्थों को ऊपर तक पहुंचाता है कौन? तो जाइलम। ठीक है, 96 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी कोशिका जड़ों से पौधे के अन्य भागों तक जल का परिचालन करती है? तो ये देखिए क्वेश्चन आ गया ना, जाइलम। ठीक है, जो पौधे के कोशिकाओं, जड़ों एवं पौधे के अन्य भागों में जल पहुंचाता है, जाइलम। ठीक है, पौधे के जल का वहन जाइलम द्वारा ही किया जाता है। सब एक ही क्वेश्चन है, रिपीटेड है। कौन सा ऊतक अंतर कोशीय क्षेत्र बड़ा होता है? कौन से ऊतक का अंतर कोशीय क्षेत्र जो है ये बड़ा होता है? मात्र अभी एक क्वेश्चन आया है प्रेलेने काइमा से, मात्र इतना ग्रुप डी के इतना सीटों में मात्र एक क्वेश्चन आया है प्रेलेने काइमा से, अस्करेलेने काइमा से ज्यादा आया है। ठीक है, 99 नंबर क्वेश्चन कि विभोजित ऊतक एवं मेरिस्मेटिक जो ऊतक होते हैं एकमात्र पादप ऊतक हैं जो कोशिका के विभाजन द्वारा नई कोशिका का उत्पादन करते हैं। यह जो विभोजी ऊतक है, मेरिस्मेटिक जो ऊतक होते हैं ये पादप ऊतक। क्वेश्चन आएगा कि विभोजी ऊतक दे देगा, आप पूछेगा कि कौन सा ऊतक है? तो पादप ऊतक। या मेरिस्मेटिक जो दे देगा वो कौन सा ऊतक है? तो पादप ऊतक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पौधे के तनों में छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि में सहायक होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पाए जाते हैं? तो लेटरल मेरिस्टेम ऊतक। ठीक है, पौधे की वृद्धि में जो है सहायक होते हैं, हम छल्ले के रूप में पाए जाते हैं। छल्ले के रूप में क्या पाया जाता है? इसी को गिनकर पेड़ की आयु ज्ञात की जाती है, लेटरल मेरिस्टेम ऊतक को गिनकर। ठीक है, कौन सा ऊतक जड़ों के खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करते हैं? कौन से जड़ों से खाद्य पदार्थों का संरक्षण करते हैं? तो जाइलम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एवं लास्ट क्वेश्चन, ऊतक की विभोजी ऊतक की कोशिका अलग अलग प्रकार के अस्थायी ऊतक बनाने में पृथक होती है, तो कौन से ऊतक कहलाते हैं? विभोजी ऊतक। विभोजी ऊतक ऊतक कोशिका के अलग अलग प्रकार के अस्थायी ऊतक बनाने में पृथक करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोलोने काइमा ऊतक कोशिकाएं सेलुलोज एवं पेक्टिन से कोनों पर मोटी हो जाती है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।
अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें। धन्यवाद।